सर एक केस आया था बड़ा फेमस दहलाने वाला, जो पूरे देश को दहला दिया था एक तरीके से, निर्भया केस जो था, और उसके जो सारे विक्टिम्स थे वो तिहाड़ जेल में ही थे। हाँ तो उसकी थोड़ी मैं जानना चाहूँगा अराउंड कि उनके वो कैसे थे एक्चुअली, और उनके साथ जब वो फांसी वाली चीज़ हुई थी तो आप ही को ही अपॉइंट किया गया था। हाँ, निर्भया रेप केस जहाँ तक मुझे याद है 16 दिसंबर 2012 का ये केस है, और जिसका एग्जीक्यूशन हमने शायद 20 मार्च 2020 को किया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो फांसी की जिम्मेदारी थी उस टीम का एक पार्ट मैं भी रहा, और इस कदकाठी की वजह से ही मेरे को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। मुझे अच्छे से याद है उस टाइम मैं नेशनल गेम्स में अपना गोल्ड मेडल लेकर आया था। तो गोल्ड मेडल लाने के बाद जब मैं अपने जेल के बॉस हमारे एचओडी श्री संदीप गोयल, उनको मैं मिठाई खिलाने आशीर्वाद लेने गया, तो वो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि दीपक ये काम तेरे को दूँ कर लेगा। मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, लेकिन कोई ख़ास वजह। तो बोले कि अगर वो आपस में झगड़ा करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं या स्टाफ को नुकसान पहुंचाएं या कोई उन्हें तो मैनेज कर लेगा। मैंने कहा सर जैसा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपने अगर ये जिम्मेदारी दी है, आपको लगा है तो कुछ होगा ऐसा। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के ऑर्डर किए, और 3 दिन रेगुलर उन दोषियों के साथ हम 72 घंटे रहे। 20 मार्च को सुबह 5:30 जब हमने उन्हें फांसी दी, 7:30 बजे मॉर्चरी ट्रांसफ़र करने तक वहाँ मौजूद थे। और सारी जो बाकी फांसी की प्रक्रिया वो तो आपने देखी पूरे अच्छे तरीके से, कोई एलिगेशन, कोई किसी तरह से प्रोसीजर, कोई फेलियर कुछ नज़र नहीं आया। कोशिश भी नहीं करी उन्होंने वैसे। देखिए कोशिश का जहाँ तक है वो अपने आप में मुझे अच्छे से याद है, वो श्योर थे सुबह 4:30 बजे तक भी कि उनका वकील कुछ ना कुछ ड्रामा करके, सीन क्रिएट करके फांसी को, जैसे अभी तक वो पोस्टपोन हो रही थी, वो उसी तरह से कर लेगा। तो 4:30 बजे तक भी वो बिल्कुल नॉर्मल आराम से थे। हमारी जो एसडीएम साहिबा थी वो आई एग्जीक्यूशन के लिए, हम भी बैठे हुए थे नॉर्मल ऐसे ही कि ऑर्डर अब आएगा। जब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आज एग्जीक्यूशन करना है या नहीं करना, वो भी अपने आप में मस्त थे चारों। फिर जैसे ही ऑर्डर आया तो फिर एकदम से ब्लैंक हो गए। फिर हमें आदेश मिला और उस आदेश को हमने 5:30 बजे उसका एग्जीक्यूशन कर दी। तो सर जब ऐसा होता है कि आप और एक क्रिमिनल सेम उसमें होते हो, तो तब क्या आपने कभी बात करने की कोशिश करी है किसी क्रिमिनल से कि भाई उनका माइंड स्टेट ऑफ माइंड जानना, या मतलब जैसे मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो एक टेररिस्ट भी शायद तिहाड़ जेल में है, यासिर मलिक करके। हाँ, यासीन मलिक भी है, भटकल भी है। तो इस तरह के बहुत से, एक नहीं दर्जनों हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स। तो सर जब आप दर्जनों उनको फेस करते हो, मतलब जब आपके लिए तो मतलब वो वर्क प्लेस है तो आपके लिए एक्सेस भी थोड़ा इजी है, तो कभी आपने साइकी जानने की कोशिश करी है कि ये क्या सोचते हैं और क्या अब इनमें कोई चेंज आया है या नहीं, या इनको अफसोस होता है नहीं होता? जो क्रिमिनल है उसकी ना 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो हैबिचुअल होता है, एक सर्कमस्टांशियल होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए गलती से एक्सीडेंट हो गया, सामने वो बंदा कोलैप्स हो गया, तो आप जो क्रिमिनल कैटेगरी वो सर्कमस्टांशियल रहा। और आप जा रहे हो, आप गाड़ी से उतरे, आपने उसको चाकू मारा, उसको मार दिया, 4 कदम आगे गए फिर किसी को मार दिया, या ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग, उनसे मुझे नहीं लगता कि हम प्रैक्टिकली ऐसी कोई उम्मीद रखें कि इनमें सुधार आएगा। अब आप भी इसको, अभी जो नाम चलता है लॉरेंस का चलता है, आप क्या सोचते हो कि इसमें सुधार आएगा? नहीं, अभी उसने मीडिया में भी मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू, तो मीडिया में भी उसने बोला कि मेरी 9 साल की कस्टडी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता वापस आना। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। और जो वैसे ही बिट ऑफ एग्रेशन में सर्कमस्टांशियल जो लोग फंस गए हैं या जिनसे अपराध हो गया, वो सुधरने की कोशिश करते हैं और हम उनको पुश भी करते हैं। एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, उन एक्टिविटीज़ को हम उनको कराते हैं कि वो जेल में भी अपना अच्छे से टाइम पास करें,
अपनी फैमिली को भी मैनेज करें और बाहर जाएं तो रिहेबिलिटेट भी हो सकें।